नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रभाकर सिंह। इस वीडियो में आज के प्रमुख समाचार पत्रों की जो सबसे बड़ी हेडलाइंस है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो है राफेल विमान की लेकर वायुसेना के पराक्रम को मिली नई उड़ान। राफेल विमान कल फ्रांस से चलकर के भारत पहुंच के अभी 5 राफेल विमान आए हैं और यहाँ पर लिखा है कि आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय वायुसेना के नए सरताज 5 राफेल विमानों ने बुधवार को दोपहर 3:10 पर भारत की धरती को चूमा और इन विमानों के अंबाला एयरफोर्स पर उतरते ही वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज अस्तित्व में आ गई। आगे लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सैन्य इतिहास के नए युग की शुरुआत बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल आने के बाद में भारत की जमीन पर गलत नजरें रखने वाले देशों को अब डरने की जरूरत है। देश की वायु सीमा में प्रवेश करते ही 2 सुखोई MKI-30 विमानों ने इन्हें सुरक्षा के घेरे में ले लिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही राफेल विमान है। राफेल विमानों की खरीद में काफ़ी बवाल हुआ था और लगभग 36 विमान फ्रांस से लेने हैं। 5 विमान आ चुके हैं। 58,000 करोड़ का ये सौदा था। इसके बाद में अगली सूचना है नई शिक्षा नीति का। 1986 के बाद में आंशिक संशोधन हुआ था 1992 में और लगभग 34 साल बाद में नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति की वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जितने भी कोर्स थे वो आउट ऑफ डेटेड थे, जितनी भी प्रणाली थी वो भी बेकार हो चुकी थी, रोजगार युक्त नहीं थी। और यहाँ पर लिखा कि आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद में देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई नीति आ गई है। शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से 21वीं सदी की जरूरत के लिहाज से गढ़ा गया है। स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। जो नई शिक्षा नीति है कुछ खास क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे कौशल और रोजगार के लिए शिक्षा। और दूसरी बात कि जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग होती है उसको भी वरीयता दी जाएगी और उस पर जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि अध्यापन के मानक भी बदलेंगे। 2030 तक अध्यापन के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का बड़ा पूल बनेगा जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग देगा। लिखा है 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा में होगी। स्नातक तक एक प्रवेश परीक्षा होगी। एक और बदलाव किया गया है कि जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई विद्यार्थी बीटेक करता है, फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है, थर्ड ईयर करके छोड़ देता है, सेकेंड ईयर करके छोड़ देता है और उसको फेलियर मान लिया जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई विद्यार्थी 1 साल के बाद में पढ़ाई छोड़ देगा ग्रेजुएशन में तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। और कोई सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। और जो थर्ड ईयर भी कर लेता है यानी फाइनल परीक्षा पूरी कर लेता तो उसको डिग्री मिलेगी। अब इस तरीके से भी बदलाव किया गया है। इसी तरीके से बीएड इत्यादि में भी बदलाव किया गया है। अब आगे जो इंटर के बाद में बीएड करना चाहेंगे तो 4 साल का बीएड होगा। स्नातक के बाद में करना चाहेंगे तो 2 साल का बीएड होगा। अगर विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट है यानी एमए किए हुए हैं या एमटेक एमएससी जो भी किए हैं तो उसके बाद में अगर उनको करना है तो 1 वर्षीय बीएड करना होगा। बहुत सारी चीज़ें आगे स्पष्ट होकर के 2-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी। अध्यापकों की भर्तियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अफवाहों पर मत आइए, इसके बारे में भी गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन अध्यापकों की जो भर्ती होती है उसमें ज़रूर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो प्राथमिक की भर्ती हो, चाहे वो माध्यमिक भर्ती हो, चाहे वो उच्चतर की भर्ती हो। अगली सूचना है कोरोना की। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो एक ही दिन में यानी 24 घंटे में 52,000 से ज़्यादा कोरोना के नए पेशेंट मिल गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि रूस ने बनाया दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लाने का प्लान। 10 अगस्त को हो सकता है बड़ा ऐलान। ये देखिए आज ही की न्यूज है, लगभग 9:45 बजे की। लिखा रूस ने कथित तौर पर कहा है एक बार वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद इससे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा। रूस ने कहा कि जिस तरीके से रूस ने विश्व का पहला अंतरिक्ष ग्रह अंतरिक्ष में भेजा था 1957 में, उसी तरीके से रूस पहला देश बनेगा कोरोना वैक्सीन का। लिखा है दुनिया भर में लोग कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सबकी नज़रें दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के आने पर टिकी हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लाने का प्लान बना लिया है। इसको लेकर के रूस तैयारी कर रहा है। CNN ने बताया कि दुनिया के कई देश फिलहाल कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस बीच रूस 10 अगस्त तक दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की कोशिशों में जुट गया है। रूस ने इसको लेकर के खास रणनीति तैयार की है। सोवियत संघ द्वारा दुनिया के पहले उपग्रह 1957 के प्रक्षेपण का जिक्र करते हुए रूस के संप्रभु धन कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रिव
ने कहा कि ये एक विशेष क्षण है। गौरतलब है कि रूस का संप्रभु धनकोष कोरोना वैक्सीन की फंडिंग कर रहा है। हालांकि इसके बारे में बहुत से देश लगे हुए हैं और खास तौर से भारत भी इस रेस में आगे है, अमेरिका भी आगे है। रूस में पहले चरण का ट्रायल चल रहा है और कई देश तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो भी कर रहे हैं। तो प्रमुख देश हैं उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बाद अमेरिका है और भारत है और रूस है। इसके बाद में यूपीटीयू, जिसे अब यूपीएसईई कहते हैं, जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के बीटेक में एडमिशन लेते हैं, उन्होंने अगर अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाला है तो अभी भी वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है आवेदन की बीटेक की, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड डेट टू अप्लाई फॉर यूपी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 29 जुलाई से बढ़ा करके अब 5 अगस्त तक कर दिया गया है। तो अभी आप लोग इसे देख लें। दोस्तों, ये मेरा एक नया चैनल है, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है और आप लोग इसको ना तो शेयर कर रहे हैं और ना ही इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार चैनल को प्यार दिया है, उसे आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। इसमें आपकी काम की चीज़ें ही होंगी और जिस तरीके से आप लोग कहेंगे उस तरीके से चीज़ों को बदला जाएगा, बनाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा कि एकेटीयू ने यूपीएसईई 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 अगस्त की रात लगभग 12 बजे तक के लिए फिर से शुरू कर दिया है। इसके बाद एक और सूचना है, लेकिन भारत में बैन होने के बाद में टिकटॉक समेत सारा कारोबार बेच सकती है चीन की कंपनी बाइट डांस। अब भारत में तो टिकटॉक समेत बहुत सारे जो ऐप हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं और अमेरिका में भी अब ये सब ऐप बंद होने वाले हैं। तो इस डर की वजह से अब ये जो कंपनी है इसको बेचने वाली है। लेकिन चीन की कंपनी बाइट डांस टिकटॉक ऐप समेत सारा कारोबार बेच सकती है। निवेशकों ने उसके लिए $50 अरब तक की बोली लगाई है। सूत्रों का कहना है कि भारत में टिकटॉक, हेलो समेत कई ऐप पर प्रतिबंध के बाद में अमेरिका और जापान में भी कार्रवाई की आशंका के कारण बाइट डांस कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें कंपनी की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेचने के साथ मालिकाना हक छोड़ने का विकल्प भी है, ताकि चीन सरकार से रिश्तों के आरोप को लेकर के कोई उस पर आँच ना आए। यानी कि मालिकाना हक किसी और देश का अगर हो जाएगा तो जो चीन का टैग है वो मिट जाएगा। कुछ सूचनाएं हैं अनलॉक 3 की। लिखा है, जाने क्या खुला और क्या रहेगा बंद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लिखा है, इन पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोनों में पूर्व की तरीके अनलॉक जारी रहेगा। शारीरिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े जो भी आयोजन है, रैलियां, कार्यक्रम, इन सब पर पाबंदी लगी रहेगी जिसमें भीड़ जमा होती है और इनको मिली है इजाज़त। देख लीजिए, सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है, यानी अब लोग रात में भी आ जा सकते हैं। 5 अगस्त से लोग योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। और तीसरे नंबर पर है, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी, अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ में इजाज़त दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन करना होगा। और इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दे दी गई है। यही नहीं, सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को भी मंजूरी मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट है कि इन व्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स ड्यू टू कोविड पेंडेमिक एंड फर्दर is compliances for taxpayers, CBDT extends the due date for filing of income tax returns for financial year 2018-19 annual year 2019 base from 31 July 2020 to 13th September 2020 वाइड नोटिफिकेशन इन ऐसे। तो कुल मिलाकर के अब जो है आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक टैक्स ना जमा किया हो, वो लोग 30 सितंबर तक टैक्स जमा कर सकते हैं। ये डेट बढ़ा दी गई है। समाचार पत्र में आगे लिखा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है 2 महीने बढ़ाकर के 30 सितंबर तक कर दी। आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने यह तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर के 30 सितंबर तक कर दी गई है। पड़ोसी देशों के साथ में चीन के संबंध खराब चल रहे हैं, इसकी वजह से पूरे जो समीकरण हैं वो बदल रहे हैं। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जताई भारत से व्यापक सहयोग की इच्छा। दोनों देशों के साझा बयान में मिले बदलते वैश्विक समीकरण के संकेत। पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक व्यवहार ने दुनिया में नए समीकरणों के बनने में गति तेज कर दी है। नया समीकरण कैसा होगा इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय कि इसमें भारत की जो है अहम भूमिका रहेगी। वहीं पर कोरोना संक्रमण का स्टेटस भी आज के समाचार पत्रों में
दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस समय 1,69,00,000 कोरोना संक्रमित हैं और जो मृत्यु हुई है पिछले 10 लाख में, ये देखिए ये लिखा हुआ प्रति 10 लाख 2,172। और इसी तरीके से भारत की अगर बात करें तो भारत में अभी तक ऑन रिकॉर्ड ये लिखा हुआ 15,38,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कुल मिलाकर के भारत में प्रति 10 लाख 1,114 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरीके से अगर राज्यों की बात करें तो कुल जो केस हैं इस समय उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है कि 77,698 कोरोना संक्रमित लोग हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ लिखा हुआ है कि 3,570। और अगर दिल्ली की बात करें तो 1,33,000 कोरोना संक्रमित लोग हैं। महाराष्ट्र में 4 लाख, नंबर 1 पर इसमें महाराष्ट्र ही है और उसके बाद में दिल्ली और उसके बाद में उत्तर प्रदेश इत्यादि। कुछ अच्छी खबरें भी हैं। लिखा कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है और अब मृत्यु दर भी घटी है। लिखा कि देश में इस समय संक्रमण की जो मृत्यु दर है वो घटकर के 2.23% हुई। और लिखा है कि देश भर में आर्थिक जगत की चर्चा करें तो कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नीचे गिरे। लिखा है कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में मुनाफा वसूली से सूचकांक 422 अंक टूटा। और यहाँ पर लिखा है कि जो ये सूचकांक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी 97 अंक गिर गया और ये 11,202 अंक पर आ गया। और इसी तरीके से मारुति के शेयरों की बात लिखी हुई है। मारुति को पहली तिमाही में 268 करोड़ का शुद्ध घाटा, पहली बार इतना बड़ा घाटा मारुति को तिमाही में हुआ है। ये देखिए लिखा देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसे चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही अप्रैल जून में 268 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले 17 साल में पहली बार कंपनी को किसी तिमाही में घाटा हुआ। इस दौरान कोरोना महामारी रोकने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी के कारण भी कंपनी के कामकाज पर बुरा असर पड़ा। वहीं जेट एयरवेज का घाटा भी लिखा हुआ 5,536 करोड़। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि सूचनाएं ज़्यादा थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।